அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சப்கோ सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आशा है कि आप हमारे एपिसोड को बराबर देखते रहेंगे और सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और बराबर करते रहिए. भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहे, यही मेरी सविनय प्रार्थना है आपसे और भगवान से. हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1000 साल पुराना है. इस साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है. आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल. इस काल विभाजन का आधार उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन सब के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको साफ साफ बता दिया है. इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अब इन चारों कालों की विशेषताओं के बारे में एक एक करके हम विचार करेंगे, समालोचना करेंगे. सम आलोचना समालोचना. लोचन का मतलब है आंख, आलोचन का मतलब है हमारी आंखों से विस्तार पूर्वक देखना. सम आलोचना में से सबको समान दृष्टि से देखना, इसे कहते हैं समालोचना. लोचना, आलोचना, समालोचना. हर शब्द का, उपसर्ग का सही अर्थ होता है. लोचन, आलोचन और समालोचन. या समालोचना मतलब समान दृष्टि से, गहराई से, हमारे विस्तारपूर्ण दृष्टि से आंखों से देखना और उसके बारे में अपने विचारों को प्रकट करना. उसमें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में गहराई से ढूंढ करके, खोज करके दिखाना या बताना, वही समालोचना है. आज हम वीरगाथा काल सन 1035 से 1356 तक की अवधि जो है वो आदिकाल या वीरगाथा काल माना जाता है. हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल या वीरगाथा काल पहला है और इसकी विशेषताओं के बारे में हम विचार करेंगे. नाम ही से पता चलता है वीर गाथा काल. वीरों के बारे में कहानी करने वाले, उनकी वीरताओं के बारे में विचार विमर्श करने वाले, वर्णन करने वाले कवियों की रचनाओं की संग्रह का नाम है वीरगाथा काल. हिंदी साहित्य का शुरुआत होने की वजह से इसका नाम आदिकाल भी पड़ा है. हिंदी साहित्य का शुरुआत होने की वजह से इसका नाम आदिकाल भी पड़ा है. इसलिए आदिकाल और वीरगाथा काल. कल मैंने आपको क्लू भी दिया था. वीरगाथा काल वीर रस प्रधान रचनाएं, भक्ति काल भक्ति रस प्रधान रचनाएं और रीति काल श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं और आधुनिक काल सभी बातों का समावेश. क्योंकि आजकल हम संकीर्ण नहीं है, ब्रॉड हो गया हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार ब्रॉड हो गया है, विशाल हो गया है. पुराने जमाने में
आजादी के पहले हमारा दृष्टिकोण संकुचित था। हाँ, संकुचित नहीं है, नैरो नहीं है, अब ब्रॉड हो गया है, ब्रॉडवे हो गया है। इसलिए आधुनिक काल में सब कुछ संभव है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आधुनिक काल के बारे में जब हम समालोचना करेंगे उस समय देख लेंगे। आज वीरगाथा काल यानी आदिकाल के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। नामकरण से ही स्पष्ट है कि वीर गाथा काल वीरों की कहानियों से भरे हुए साहित्य, भरी हुई रचनाएं। इस वीर गाथा काल का प्रधान महाकाव्य है। नॉट ओनली ये, और हिंदी साहित्य का प्रधान महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद ही अनेक महाकाव्य निकले, लेकिन इन सबका अगुवा, नेता, अग्रणी कौन है? पृथ्वीराज रासो है। इसके कवि है कवि चंद बरदाई ने, ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कम से कम 25 सर्गों का बहुत भारी ग्रंथ है। इसकी भाषा है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी। अपभ्रंश हिंदी का पूर्व रूप है, हिंदी का पूर्व रूप है। जब मैं कॉलेज में एमए में दाखिल हुआ था, एमए कक्षा में दाखिल हुआ था मैं, उस समय मुझसे पूछा गया इलेक्टिव सब्जेक्ट आप निकालिए, हिंदी के अलावा एक सब्जेक्ट अलग होगा, वो है या तो अपभ्रंश ले लें या तो संस्कृत ले लें। मेरा तो विश्वविद्यालय मैसूर का था। मैसूर की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा कन्नड़ है। तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि आप क्या लेने वाले हैं, कन्नड़ लेंगे या संस्कृत लेंगे या अपभ्रंश लेंगे? मैंने एमए में विषय चुना, इलेक्टिव सब्जेक्ट में चुना संस्कृत। अपभ्रंश को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अपभ्रंश का जमाना चला गया है, संस्कृत का भी जमाना चला गया है। फिर भी संस्कृत आज भी चालू है, कहीं भी उसकी बोलने वाले कहीं नहीं है। लेकिन हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, अभी मंदिर में और देवालयों में अब भी वो संस्कृत मंत्र श्लोक चालू है। इसलिए वो कभी लुप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने अपभ्रंश को छोड़ करके संस्कृत को ले लिया था। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि अपभ्रंश क्या है? हिंदी का पूर्व रूप है, हिंदी का पूर्व रूप है। अभी उत्तर भारत में अपभ्रंश के बोलने वाले कोई नहीं है, संस्कृत के बोलने वाले भी थोड़े हैं, थोड़ी सी मात्रा में है। इसीलिए अपभ्रंश चलती भाषा नहीं है, बढ़ती भाषा नहीं है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये जो काव्य है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है। तो पुराने जमाने में चाहे भक्ति काल हो, चाहे वीरगाथा काल हो, हमारे आचार्यों ने उस जमाने की भाषा को ले लिया था, उसी के आधार पर उन्होंने काव्य रचना की थी। उदाहरण के लिए वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी और गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण लिखी। अवधी मतलब अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली बोली, उसका नाम है अवधी। क्योंकि मैंने पहले कहा था, उस जमाने में हमारा भारत, हमारा देश क्षेत्रीय भावों से भरा हुआ था। हर कोई अपने क्षेत्र से बाहर
नहीं जा सकता था। इसका कारण प्राकृतिक बाधाएं, पहाड़, नदी आदि बाधाएं थी। अलावा इसके यातायात की सुविधा भी उस जमाने में नहीं थी। इसी बात से लोग अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाए। तो इसलिए कवियों ने क्या किया, ये हमारी जो रचना है इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन सच्चाई ये है कि कवि की कृतियां जो है वो सीमा परे जाती हैं, वो सारे विश्व में फैलती है। आपको मालूम है अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर, शेक्सपियर को जानने वाला हर जगह है। उनका कहना है द पोएट इज बॉर्न, द पोएट इज बॉर्न நாட் மேடு. கவிஞன் பிறக்கிறான், உருவாக்கப்படுவதில்லை. कवि जन्म लेता है और उसको नहीं बना पाते। हमारे जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे प्रिंसिपल कहा करते थे, आप लोग जन्म से ही अध्यापक हैं, उपाध्याय हैं, क्योंकि आप तो अध्यापक के रूप में ही जन्मे हैं, तभी आप इस धंधे पर आए हुए हैं और इस पवित्र पेशा को अपनाए हुए हैं। इस प्रकार कवि जो सारे विश्व का हुआ करता है, लेकिन उस जमाने के कवियों को ये बात मालूम नहीं थी। आज दुनिया, सारा संसार संकुचित हो गई है। तो संस्कृत सारी दुनिया संकुचित हो गई, कुरुक्षेत्र, और ये संसार संकुचित हो गया है। इसलिए कवि विशाल हो गए हैं। कवि की साधनाएं, कवि की कल्पनाएं, कवि की कृतियां आज विशाल हो गई हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। इसीलिए उस क्षेत्र के वासी जिसको समझते हो उसी भाषा में काव्य रचना करना कवियों का कर्तव्य था, कवियों का धर्म था। इसीलिए उस समय इस हमारे चंद बरदाई ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में इस काव्य की रचना की थी। तुलसीदास ने अवधि मिश्रित हिंदी में, क्योंकि उस क्षेत्र का नाम अवध था, अवध ही बाद में अयोध्या बना, इसलिए अवध भाषा मिश्रित हिंदी में तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस काव्य रचा था। और यहाँ चंद्रबरदाई, कवि चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद उसके बेटे जलहन ने इस महाकाव्य को पूरा किया था। चंद्रबरदाई की मृत्यु किस लिए हुई, ये बड़ी रोचक घटना है। रोचक घटना के बारे में भी आज आपके सामने मैं बोलने वाला हूं। इस काव्य में क्या है, दिल्ली के अंतिम हिंदी सम्राट, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का वृतांत है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आदिकाल या वीरगाथा काल वीरों की कहानी है, वीरों की वीरताओं का वर्णन करने वाला काल है, इसलिए उसका काल का नाम है वीरगाथा काल। अब ये चंद्रबरदाई का दोनों दोस्त थे, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान उनका पूरा नाम है, लेकिन उस काव्य का नाम रासो लिखा। तो रासो शब्द का क्या अर्थ है, वास्तविक अर्थ अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने ना जान पाया। अभी किसी को मालूम ना हुआ कि ये रासो शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग रस कहते हैं, कुछ लोग योद्धा कहते हैं, कुछ लोग वीरता कहते हैं। तो हर एक अपने अपने मर्जी के मुताबिक इस शब्द का अर्थ बताते हैं। लेकिन मेरी समझ में तो ये आता है कि ये तो वीर रस प्रदान काव्यों का संक्षिप्त रूप है रासो। इस रासो के बाद
अनेक रासों से भी साये, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमाल रासो, विष्णुदेव रासो, इस प्रकार रासो सीरीज बहुत सारे निकले। इसके आधार पर निकले। इसका पहला आधार, पहला पहली नींव, पहली दुनिया की छंदबरदाई की ये पृथ्वीराज रासो। अच्छा, इसमें दिल्ली के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। शुरू से ही बचपन के साथी थे दोनों, पृथ्वीराज चौहान और कवि छंदबरदाई। छंदबरदाई कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के सगे दोस्त थे, मित्र थे, दिली दोस्त थे। दोनों एक प्राण दो शरीर थे, जैसे कि महाभारत में कर्ण और दुर्योधन थे, उसी प्रकार। और उनका शत्रु था गौरी मोहम्मद। गौरी मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था। वो बार बार चढ़ाई करता था, दिल्ली पर चढ़ाई करता था। 7 बार उसने चढ़ाई की थी। 7वें बार की लड़ाई में उसने पराजय हासिल किया था। वो हार कर भाग गया था गौरी। फिर भी उसकी लालसा, उसकी प्यास कम नहीं हुई। वो फुर्ती रही और वो ताक में था कि कैसे मैं इस 7वें पराजय का बदला लूं। तो मोहम्मद गौरी उसकी प्रतीक्षा में था, ताक में था कि इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को हरावे, उसके राज्य का अंत करे। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके लिए इतिहास साक्षी है। और पृथ्वीराज चौहान ने चित्तौड़ के रानी राजकुमारी शशिव्रता से प्रेम किया था, लेकिन इस प्रेम के लिए शशिव्रता के पिताजी ने नाम नामंजूर किया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको शशिव्रता का अपहरण करके अपने घर ले गए और उनसे शादी भी करा ली। इससे अपमानित हुआ उसका ससुर। उसने क्या किया, वो पृथ्वीराज से बदला लेने की ताक में था। तो इसी ताक में गौरी भी था। और अब क्या हुआ, 8वीं बार 7वीं बार 8वीं